जय हिंद। वाटर इन द एटमॉस्फेयर के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 11th। चैप्टर टाइटल्ड है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड क्लाइमेट की कहानी क्या है, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए तीन ब्रॉड अप्रोचेस देखने को मिलती हैं। क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए तीन ब्रॉड अप्रोचेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी तीन ब्रॉड अप्रोचेस देखने को मिलती हैं? एक होता है एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है जेनेटिक क्लासिफिकेशन और तीसरा होता है अप्लाइड क्लासिफिकेशन। बेहद सिंपल। एक होता है एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन, और एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ऐसा क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड होता है ऑन ऑब्जर्व्ड डेटा। किसी पर्टिकुलर रीजन में डेटा को स्टडी किया जाता है, डेटा को ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देखा जाता है कि टेम्परेचर की सिचुएशन क्या है, देखा जाता है कि प्रेसिपिटेशन की सिचुएशन क्या है, और उस डेटा को स्टडी करने के बाद जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन दिया जाता है उसको बुलाया जाता है एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है जेनेटिक क्लासिफिकेशन, और ये जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर जो भी क्लाइमेट्स होते हैं उन क्लाइमेट्स के कॉजेस को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर रीजन है, उसमें जो भी जैसा भी क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के पीछे कौन सा कॉज रिस्पॉन्सिबल है उसको स्टडी किया जाता है, और इसके बेसिस पे जो क्लाइमेट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है, और इसको बुलाया जाता है जेनेटिक क्लासिफिकेशन। और तीसरा होता है अप्लाइड क्लासिफिकेशन। और अप्लाइड क्लासिफिकेशन में क्या होता है? किसी स्पेसिफिक पर्पस को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट को क्लासिफाई किया जाता है, और इसको बुलाया जाता है अप्लाइड क्लासिफिकेशन। बेहद सिंपल। क्लाइमेट्स को क्लासिफाई करने के लिए तीन ब्रॉड अप्रोचेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी तीन ब्रॉड अप्रोचेस देखने को मिलती हैं? एक तो एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, और ये जो एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड होता है डेटा के ऊपर, ये बेस्ड होता है डेटा की स्टडी के ऊपर। दूसरा होता है जेनेटिक क्लासिफिकेशन, और ये जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर क्लाइमेट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेस। और तीसरा होता है अप्लाइड क्लासिफिकेशन, और इस अप्लाइड क्लासिफिकेशन में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्लाइमेट को क्लासिफाई किया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, दुनिया भर में क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का जो सबसे पॉपुलर स्कीम, जो सबसे वाइडली यूज्ड स्कीम है वो कौन सी है? वो है कोपन्स स्कीम। कोपन्स स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट is the most widely used scheme for the classification of climate। ये जो कोपन्स स्कीम है इसकी कहानी क्या है, टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, उसको हम देखेंगे बाद में। पहले समझते हैं अपने लेवल पे कि कोपन्स क्लासिफिकेशन की कहानी क्या है। देखो, एक बात तो मैंने ऑलरेडी बोली थी कि ये जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है, ये कोपन्स क्लासिफिकेशन सबसे वाइडली यूज किया जाता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, तो मोस्ट वाइडली यूज्ड है। ये जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है ये एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन है। एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन है, इसका मतलब क्या है कि इसमें डेटा को ऑब्जर्व किया गया है, इसमें डेटा को स्टडी किया गया है। ये जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है इसमें टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के डेटा को स्टडी किया गया है, और उसके बाद ये जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है इसको प्रेजेंट किया गया है। ये जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है इसको सबसे पहली बार डेवलप किया गया 1918 में। कोपन्स क्लासिफिकेशन को सबसे पहली बार कब डेवलप किया गया? 1918 में डेवलप किया गया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक तो हम क्या कह रहे हैं कि जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला क्लासिफिकेशन है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स। ये जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है ये एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन है। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के डेटा को स्टडी करने के बाद ये जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है इसको प्रेजेंट किया गया है। ये जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है इसको सबसे पहली बार डेवलप किया गया 1918 में। अच्छा, ये जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है इसकी हिस्ट्री क्या रही है? देखो, एक इंसान हुए जिनका नाम था डिकेंडोल। क्या नाम था? डिकेंडोल। और डिकेंडोल साहब ने अपना एक वेजिटेशन का मैप दिया था। डिकेंडोल साहब ने पूरी स्टडी की, और स्टडी करने के बाद अपना एक वेजिटेशन का मैप दिया था। और डिकेंडोल साहब ने अपने इस वेजिटेशन के मैप में बताया कि पूरे दुनिया भर में
5 टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दुनिया भर में 5 टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। डिकेंडॉल ने अपने वेजिटेशन मैप में क्या बताया कि दुनिया भर में 5 टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये जो वेजिटेशन मैप है, इसी वेजिटेशन मैप को कोपन ने स्टडी किया और कोपन ने इस वेजिटेशन मैप के बेसिस पे 5 टाइप के क्लाइमेट्स को आइडेंटिफाई किया। तो ध्यान देना कि जो वेजिटेशन मैप है ये किसने दिया था? ये डिकेंडॉल ने दिया था। और इस वेजिटेशन मैप में डिकेंडॉल ने बताया कि दुनिया भर में 5 टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इस वेजिटेशन मैप के बेसिस पे उसको स्टडी करने के बाद कोपन ने आइडेंटिफाई किए 5 टाइप के क्लाइमेट। तो ये जो 5 टाइप के क्लाइमेट्स हैं ये किसने आइडेंटिफाई किए? ये कोपन ने आइडेंटिफाई किए। लेकिन ये जो स्टडी है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है डिकेंडॉल के वेजिटेशन मैप के ऊपर। अच्छा, कौन कौन से 5 टाइप के क्लाइमेट्स को आइडेंटिफाई किया कोपन ने? देखो, एक तो डिकेंडॉल ने बताया था कि एक टाइप के फॉरेस्ट होते हैं मेगाथर्म फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट होते हैं? एक टाइप के फॉरेस्ट होते हैं मेगाथर्म फॉरेस्ट। कोपन ने स्टडी किया और बताया कि ये जो मेगाथर्म फॉरेस्ट हैं ये देखने को मिलते हैं हॉट एंड वेट एरियाज में। हॉट एंड वेट एरियाज में मेगाथर्म फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और ये जो हॉट एंड वेट एरियाज हैं इनको कोपन ने सिंबलाइज किया ए से। ए से सिंबलाइज किया इन हॉट एंड वेट एरियाज को। डिकेंडॉल ने बताया था कि दूसरे टाइप के फॉरेस्ट कौन से हैं? दूसरे टाइप के फॉरेस्ट हैं मीजोथर्म फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट? मीजोथर्म फॉरेस्ट। कोपन ने स्टडी किया और बताया कि ये जो मीजोथर्म फॉरेस्ट हैं ये देखने को मिलते हैं वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में। वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में देखने को मिलते हैं ये मीजोथर्म फॉरेस्ट। और ये जो वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज हैं इनको कोपन ने सिंबलाइज किया सी से। किससे सिंबलाइज किया? सी से। डिकेंडॉल ने बताया था कि जो तीसरे टाइप के फॉरेस्ट हैं वो कौन से हैं? वो हैं माइक्रोथर्म फॉरेस्ट। कौन से हैं? माइक्रोथर्म फॉरेस्ट। कोपन ने बताया कि जो माइक्रोथर्म फॉरेस्ट हैं ये देखने को मिलते हैं कूल एंड ह्यूमिड एरियाज में। ये जो माइक्रोथर्म फॉरेस्ट हैं ये देखने को मिलते हैं कूल एंड ह्यूमिड एरियाज में। और ये जो कूल और ह्यूमिड एरियाज हैं इनको कोपन ने सिंबलाइज किया डी से। किससे सिंबलाइज किया? डी से। डिकेंडॉल ने बताया था कि जो चौथे टाइप के फॉरेस्ट हैं उनको बुलाया जाता है हेक्सिसोथर्म फॉरेस्ट। क्या बुलाया जाता है? हेक्सिसोथर्म फॉरेस्ट बुलाया जाता है। कोपन ने स्टडी किया और बताया कि ये जो हेक्सिसोथर्म फॉरेस्ट हैं ये देखने को मिलते हैं तुंद्रा रीजन्स में, या फिर ये कहें कि ये जो हेक्सिसोथर्म फॉरेस्ट हैं ये देखने को मिलते हैं बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी कोल्ड रीजन्स में। और ये जो वेरी वेरी कोल्ड रीजन्स हैं इनको कोपन ने सिंबलाइज किया ई के साथ में। किसके साथ में? ई के साथ में। और पांचवा डिकेंडॉल ने बताया था कि एक होते हैं ज़ेरोफाइट फॉरेस्ट। कौन से होते हैं? ज़ेरोफाइट फॉरेस्ट होते हैं। कोपन ने स्टडी किया और बताया कि ये जो ज़ेरोफाइट फॉरेस्ट हैं ये ज़ेरोफाइट फॉरेस्ट हाई मॉइस्चर स्ट्रेस वाले एरियाज में देखने को मिलते हैं। हाई मॉइस्चर स्ट्रेस वाले एरियाज में देखने को मिलते हैं, या फिर ये कहें कि ऐसे एरियाज जहां पे नेट वाटर लॉस देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, ऐसे एरियाज में ज़ेरोफाइट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और ये जो हाई मॉइस्चर स्ट्रेस वाले एरियाज हैं इनको कोपन ने सिंबलाइज किया बी से। बेहद सिंपल। कोपन ने 5 टाइप के क्लाइमेट्स को आइडेंटिफाई किया। कौन कौन से? हॉट एंड वेट एरियाज। इन हॉट एंड वेट एरियाज को दिखाया ए से। वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज। इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज को दिखाया सी से। कूल एंड ह्यूमिड एरियाज, और इन कूल एंड ह्यूमिड एरियाज को दिखाया डी से। तुंद्रा रीजन्स, वेरी वेरी कोल्ड रीजन्स, और इन वेरी वेरी कोल्ड रीजन्स को दिखाया ई से। और हाई मॉइस्चर स्ट्रेस एरियाज, और इन हाई मॉइस्चर स्ट्रेस एरियाज को दिखाया बी से। बेहद सिंपल। ये जो 5 टाइप के क्लाइमेट्स हैं इन 5 टाइप के क्लाइमेट्स को आइडेंटिफाई किया कोपन ने। अच्छा, थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो ये जो पहले 4 टाइप के क्लाइमेट्स हैं, ये जो पहले 4 टाइप के क्लाइमेट्स हैं ये बेस्ड है टेम्परेचर के ऊपर। पहले 4 जो क्लाइमेट के टाइप्स हैं वो बेस्ड है टेम्परेचर के ऊपर। देख लो, हॉट एंड वेट एरियाज, वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज, कूल एंड ह्यूमिड एरियाज, वेरी वेरी कोल्ड एरियाज। तो ये बेस्ड है टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन ये जो लास्ट वाला क्लाइमेट है, ये लास्ट वाला क्लाइमेट जो है ये बेस्ड है रेनफॉल के ऊपर। बेसिकली
हाई मॉइस्चर स्ट्रेस एरियाज, विच मीन्स कि ये जो लास्ट वाला क्लाइमेट टाइप है ये बेस्ड है रेनफॉल के ऊपर। अब देखो कोपन ने ये आइडेंटिफाई किए 5 टाइप के क्लाइमेट और इनके बारे में जानकारी भी दी। उस जानकारी को थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये मान लेते हैं ये है हमारी लंबी चौड़ी अर्थ, ये है हमारी लंबी चौड़ी अर्थ। देखो डायग्राम हो सकता है थोड़ा सा हौच पौच हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये है हमारी लंबी चौड़ी अर्थ और मान लेते हैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर रहा हूं मैं जानबूझ के ताकि थोड़ा स्पेस बचे। ये है 0 डिग्री इक्वेटर। ये क्या है? ये है मान लेते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। अब दोनों साइड में सेम चीज चलेगी लेकिन अपन एक साइड में समझ लेते हैं। कोपन ने क्या बताया कि देखो कोपन ने बताया कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे एक क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है? यहाँ पे एक क्लाइमेट देखने को मिलता है। कोपन से पूछा गया कि एक क्लाइमेट की खास बात क्या है। अब देखो ए क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड वेट एरियाज में देखने को मिलता है। तो कोपन ने बताया कि ये जो एरिया है यहां पे टेम्परेचर जो है वो कभी भी लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। मतलब कूलेस्ट मंथ्स में भी जो टेम्परेचर है वो लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। तो ए ये जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है हॉट एंड वेट एरियाज में और ये जो एरियाज हैं यहां पे टेम्परेचर कभी भी इनफैक्ट कूलेस्ट मंथ्स में भी लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। फिर कोपन आगे बढ़े और कोपन ने बताया कि ये जो यहां तक का एरिया है ये है सी टाइप के क्लाइमेट का। ये कौन सा है? ये है सी टाइप के क्लाइमेट का। और सी टाइप का क्लाइमेट मतलब वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज। कोपन से पूछा गया कि यहां पे टेम्परेचर की सिचुएशन क्या है। तो कोपन ने बताया कि जो सी टाइप का क्लाइमेट है यहां पे जो विंटर टेम्परेचर होता है, जो विंटर्स का टेम्परेचर होता है वो कभी भी लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। विंटर्स का जो टेम्परेचर होता है वो कभी भी लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, -3 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच सकता है। और विंटर्स का जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है वो कभी भी 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता है, वो कभी भी 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ये जो सी टाइप का क्लाइमेट है इसमें जो समर्स होती हैं उन समर्स में जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो कूलेस्ट मंथ में ये जो सी टाइप का क्लाइमेट है यहां पे टेम्परेचर जो है वो लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है और मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। लेकिन समर्स में टेम्परेचर जो है वो मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। फिर आगे बढ़े कोपन और कोपन ने बताया कि ये जो रीजन है यहां पे देखने को मिलता है डी टाइप का क्लाइमेट। यहां पे कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है? यहां पे डी टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। डी टाइप का क्लाइमेट मतलब कूल एंड ह्यूमिड एरियाज। कोपन से पूछा गया कि यहां पे टेम्परेचर की सिचुएशन क्या है। तो कोपन ने बताया कि यहां पे जो विंटर्स का टेम्परेचर होता है वो लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस होता है। डी टाइप के क्लाइमेट में विंटर्स का जो टेम्परेचर होता है वो लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस होता है और समर्स का जो क्लाइमेट टेम्परेचर होता है वो मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचो कितना ब्रॉड रेंज है। डी टाइप के क्लाइमेट में क्या बताया गया कि जो विंटर्स का टेम्परेचर होता है वो लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस होता है और जो समर्स का टेम्परेचर होता है वो मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर ऊपर चले कोपन और ऊपर कोपन ने बताया कि ये जो पूरा रीजन है ये है ई टाइप के क्लाइमेट का, बेसिकली तुंद्रा रीजन, बेसिकली वेरी वेरी कोल्ड रीजन। लेकिन ये जो ई टाइप का क्लाइमेट है इसको भी कोपन ने दो में डिवाइड किया। जहां डी टाइप का क्लाइमेट खत्म हो रहा है तो ये जो रीजन है इस रीजन को कोपन ने क्या बुलाया? इस रीजन को कोपन ने ईटी से आइडेंटिफाई किया। किससे आइडेंटिफाई किया? ईटी से आइडेंटिफाई किया और बताया कि ये जो ईटी वाला रीजन है यहां पे समर्स का जो टेम्परेचर है वो मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है और लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होता है। समर्स का जो टेम्परेचर है वो मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है और लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो रीजन है ईटी वाला रीजन इसको बुलाया जाता है पेरी ग्लेशियल रीजन। क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है पेरी ग्लेशियल रीजन या फिर इसी को तुंद्रा रीजन बुलाया जाता है। और ये जो बिल्कुल पोल्स के पास में रीजन है, ये जो पोल्स के पास में रीजन है इसको कोपन ने आइडेंटिफाई किया ई एफ से। किससे आइडेंटिफाई किया? ई एफ से आइडेंटिफाई किया।
और यहां पे कोपन ने बताया कि जो समर्स का टेम्परेचर है वो कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता है। विंटर्स में तो बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा, लेकिन समर्स में भी टेम्परेचर जो है वो कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता है। और ये जो रीजन है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है परमाफ्रॉस्ट, मतलब परमानेंटली फ्रोजन, परमाफ्रॉस्ट। और यही चीज दूसरी साइड में भी देखने को मिलती है। अच्छा, अगर इन चारों टाइप के क्लाइमेट्स को आप देखो तो ये जो डी टाइप का क्लाइमेट है इसमें जो टेम्परेचर की रेंज है वो मैक्सिमम है, बिकॉज डी टाइप के क्लाइमेट में विंटर्स का जो टेम्परेचर है वो लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो समर्स का टेम्परेचर है वो मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर की रेंज है वो इस डी टाइप के क्लाइमेट में देखने को मिलती है। बेहद सिंपल, एक बार फिर से यहीं की यहीं इसको दिमाग में बिठाओ, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं किया जा सकता है। देखो, कोपन क्या कह रहे हैं कि 5 टाइप के क्लाइमेट हैं, और ये जो 5 टाइप के क्लाइमेट हैं ये उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किए? डिकेन-डॉल के वेजिटेशन मैप को स्टडी करने के बाद आइडेंटिफाई किए। और कोपन ने बताया कि ये जो ए टाइप का क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है हॉट एंड वेट एरियाज में, और ये जो ए टाइप का क्लाइमेट है इसमें टेम्परेचर जो है वो कभी भी लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। कूलेस्ट मंथ्स में भी लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। फिर कोपन आगे बढ़े और बताया कि सी टाइप का क्लाइमेट, ये जो सी टाइप का क्लाइमेट है ये वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में देखने को मिलता है। और सी टाइप के क्लाइमेट में सिचुएशन क्या होती है? विंटर्स में जो टेम्परेचर होता है वो कभी भी लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, और कभी भी मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। लेकिन समर्स में टेम्परेचर जो है वो मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। फिर कूपन आगे बढ़े और बताया कि डी टाइप का क्लाइमेट होता है। ये जो डी टाइप का क्लाइमेट है ये कूल और ह्यूमिड एरियाज में देखने को मिलता है। और ये जो डी टाइप का क्लाइमेट है इसमें विंटर्स का जो टेम्परेचर है वो लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो समर्स का टेम्परेचर है वो मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर कोपन ने बात की ई टाइप के क्लाइमेट के बारे में, और ये जो ई टाइप का क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है वेरी वेरी कोल्ड रीजन्स में। ये जो ई टाइप का क्लाइमेट है इसको कोपन ने दो में डिवाइड किया। एक ईटी, ईटी वाला जो रीजन है वहां पे समर्स में जो टेम्परेचर है वो मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो ईटी वाला रीजन है इसको बोला जाता है पेरी ग्लेशियल, और ऊपर पोल्स के पास में ये जो रीजन है इसको कोपन ने आइडेंटिफाई किया EF से। और ये जो EF वाला रीजन है यहां पे समर्स में जो टेम्परेचर होता है वो कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता है, और ये जो रीजन है इसको बुलाया जाता है परमाफ्रॉस्ट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, हमने 4 के बारे में बात कर ली, ए के बारे में बात कर ली, सी के बारे में बात कर ली, डी के बारे में बात कर ली, और ई के बारे में बात कर ली। बी के बारे में बात नहीं की है, आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये जो बी टाइप का क्लाइमेट है ये बेस्ड है रेनफॉल के ऊपर, और बाकी 4 जो हैं वो टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड हैं। तो टेम्परेचर के बेसिस पे किस तरीके से कोपन ने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया उसके बारे में हमने बात की। अच्छा, कोपन ने फर्दर स्टडीज की, और कोपन ने ये जो ए सी डी ई, ये जो ए सी डी और ई टाइप के क्लाइमेट्स हैं इन क्लाइमेट्स को फर्दर सब डिवाइड किया, और अब सब डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल वाला जो फैक्टर है उसको कंसिडरेशन में लेकर आ रहे हैं कोपन। ये तो ए सी डी ई, ये जो टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हैं ये टेम्परेचर के बेसिस पर क्लासिफाई किए गए। अब ये जो ए सी डी ई है इसको फर्दर कोपन सब डिवाइड कर रहे हैं, और सब डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। और सीजनल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल के बेसिस पे ये जो ए सी डी ई टाइप के क्लाइमेट्स हैं इनको कोपन ने कैसे सब डिवाइड किया वो देखते हैं। देखो, कोपन ने बोला कि एक होता है एफ रीजन, स्मॉल एफ, ये सारे कैपिटल हैं, ध्यान रखना, ए सी डी ई बी ये सब कैपिटल से दिखाए गए हैं। ये जो सब डिवीजन है इसको स्मॉल से दिखाया गया। ये जो एफ वाले रीजन्स हैं ये कौन से होते हैं? ऐसे रीजन्स जहां पे रेनफॉल जो है वो थ्रू आउट द ईयर होती है। पूरे साल जिन रीजन्स में रेनफॉल देखने को मिलती है उनको स्मॉल एफ से दिखाया गया। फिर स्मॉल एस से ऐसे रीजन्स को दिखाया गया जिनमें समर्स ड्राई होते हैं, जहां पे समर्स के दौरान बारिश नहीं होती है।
फिर छोटे w से, स्मॉल w से ऐसे रीजन्स को दिखाया गया जिनमें विंटर्स ड्राई होती हैं, जिनमें विंटर्स के दौरान बारिश देखने को नहीं मिलती है। फिर स्मॉल d के साथ में दिखाया गया ऐसे रीजन्स को जिनमें रेनफॉल डेफिसिट होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है रेनफॉल डेफिसिट देखने को मिलती है। ऐसे रीजन्स को स्मॉल डी से दिखाया गया और स्मॉल एम से दिखाया गया मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये जो पहले 5 टाइप के क्लाइमेट कोपन ने आइडेंटिफाई किए थे, इनमें से पहले 4 जो हैं वो टेम्परेचर के बेसिस पे थे, और टेम्परेचर के बेसिस पे किस तरीके से कोपन ने बातचीत की, आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बारे में अभी हमने बात की। फिर ये जो ए सी डी ई टाइप के क्लाइमेट हैं, इनको कोपन ने फर्दर सब डिवाइड किया, और अब जो फर्दर सब डिवीजन देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, कि रेनफॉल का सीजनल वेरिएशन किस तरीके का होता है। देखो जैसे मैं थोड़ा और समझाने के लिए बोल दूं, जैसे ए टाइप का क्लाइमेट है या सी टाइप का क्लाइमेट है, तो ये जो पूरा सी टाइप का क्लाइमेट है इसमें हर एक जगह पे सेम तरीके की रेनफॉल नहीं देखने को मिल रही होगी, रेनफॉल का वेरिएशन होगा, कहीं पे कहीं ज्यादा बारिश हो रही होगी, कहीं पे थोड़ी कम बारिश हो रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन क्या है। तो वो जो सीजनल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल है उसको भी कोपन ने कंसिडरेशन में लिया, और ये जो ए सी डी ई टाइप के क्लाइमेट्स हैं इनको फर्दर सब डिवाइड किया। और सब डिवीजन कैसे किया कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे पूरे साल रेनफॉल देखने को मिलती है, और इनको दिखाया गया स्मॉल एफ से। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें समर्स ड्राई होती हैं, इनको दिखाया गया स्मॉल एस से। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें विंटर्स ड्राई होती हैं, और इनको दिखाया गया स्मॉल डब्ल्यू से। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें पूरे साल रेनफॉल डेफिसिट देखने को मिलती है, इनको दिखाया गया स्मॉल डी से। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, और इनको दिखाया गया स्मॉल एम से। अब देखो ये जो दोनों टाइप्स हैं इनको क्लब करके अगर देखोगे तो कई सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। फॉर एग्जांपल इन कॉम्बिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं। एक कॉम्बिनेशन बन सकता है ए एफ। ए एफ का मतलब, ए मतलब हॉट एंड वेट एरियाज, और एफ मतलब वो एरियाज जो कि हॉट हैं, वेट हैं, और पूरे साल हर एक महीने में ऑलमोस्ट बारिश देखने को मिल रही है। तो ये जो ए एफ वाले एरियाज हैं, यहां पे कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यहां पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, हॉट एंड वेट एरियाज, और पूरे साल बारिश देखने को मिलती है। तो ये जो ए एफ रीजन्स हैं यहां पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। या फिर ए एम कंसिडर कर लेते हैं, ए एम कंसिडर कर लेते हैं। ए मतलब हॉट एंड वेट एरियाज, और एम मतलब मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये जो ए एम वाले एरियाज हैं, अब हॉट एंड वेट एरियाज कहां देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे ट्रॉपिक्स में, और एम मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये कौन से एरियाज हो गए, ये ट्रॉपिकल मॉनसून वाला क्लाइमेट यहां पे देखने को मिलेगा, यहां पे ट्रॉपिकल मॉनसून वाला क्लाइमेट देखने को मिलेगा। या फिर एक अलग सा एग्जांपल ले लेते हैं, सी और एस ले लेते हैं। अब देखो सी कौन सा रीजन है, वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज वाला, और एस जहां पे समर्स ड्राई होती हैं, समर्स ड्राई होती हैं और वार्म एंड ह्यूमिड रीजन है। पिछला सेशन अगर आपको याद होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सी एस है यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, ये जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसमें विंटर्स के दौरान बारिश देखने को मिलती है और समर्स जो है वो ड्राई होती हैं। तो ये जो सी एस वाला टाइप है ये कौन सा है, ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे ले लिए। देखो ये मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अगर सीधे सीधे पढ़ाएं तो बहुत इजीली चीज़ें निकल जाती, लेकिन हाँ थोड़ा डिटेल में है तो हो सकता है पहली बार में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे, थोड़ा सा लोड लगे। लेकिन आपको समझना बस इतना है कि भाई ये 5 टाइप के क्लाइमेट हैं, जिनमें से 4 टेम्परेचर के बेसिस पे हैं और लास्ट वाला जो है वो रेनफॉल के बेसिस पे है। ये जो पहले 4 हैं इनका टेम्परेचर पैटर्न किस तरीके का है वो कोपन ने दिखाया, और फिर ये जो 4 ए सी डी ई टाइप के क्लाइमेट्स हैं इनको सीजनल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल के बेसिस पे सब डिवाइड किया गया, और सब डिवाइड करके बताया गया कि भाई कौन कौन से सब डिविजन्स हो सकते हैं। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर वाले एरियाज हो सकते हैं, उनको दिखाया गया स्मॉल एफ से। समर ड्राई वाले रीजन्स हो सकते हैं, उनको दिखाया गया स्मॉल एस से। विंटर ड्राई वाले रीजन्स हो सकते हैं, उनको दिखाया गया स्मॉल डब्ल्यू से। रेनफॉल डेफिसिट थ्रू आउट द ईयर वाले रीजन्स हो सकते हैं, जिनको दिखाया गया स्मॉल डी से।
और मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हो सकता है, इसको दिखाया गया स्मॉल m से। अब इन दोनों के कई सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उन कॉम्बिनेशंस में 2-3 एग्जाम्पल हमने देख लिए। अच्छा, कोपन ने ये जो C और D टाइप के क्लाइमेट्स हैं, ये जो C और D टाइप के क्लाइमेट्स हैं, इनको और सब डिवाइड किया। ये जो C और D टाइप के क्लाइमेट्स हैं, इनको कोपन ने और ज्यादा सब डिवाइड किया। एक तो डिवीजन यहां पे हो गया है, और ये जो डिवीजन है ये सीजनल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल के बेसिस पे है। लेकिन इसके अलावा भी ये जो C और D टाइप के क्लाइमेट्स हैं, इनको कोपन ने सब डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टेम्परेचर। अब ध्यान देना, टेम्परेचर के बेसिस पर ये वाला भी क्लासिफिकेशन है। खुद A, C, D, E टाइप के जो क्लाइमेट्स हैं, इनको टेम्परेचर के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया गया है। लेकिन अब देखो, ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, ये जो A टाइप का क्लाइमेट है, यहां पे लगभग सेम टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये जो पोलार रीजन है, यहां पे भी लगभग सेम टेम्परेचर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो C एंड D वाला रीजन है, यहां पे टेम्परेचर में भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो एवरेज टेम्परेचर के बेसिस पे ये जो C एंड D टाइप के क्लाइमेट हैं, इनको फर्दर सब डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया? एक रखा गया A वो वाले रीजन्स हैं जहां पे वार्मेस्ट टेम्परेचर देखने को मिले, सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिले। बी वो वाले रीजन्स हैं जहां पे थोड़ा कंपैरेटिवली कूल एनवायरनमेंट देखने को मिले। और C वो वाला रीजन है जहां पे कूलेस्ट एनवायरनमेंट देखने को मिले। तो ये जो C एंड D टाइप के क्लाइमेट्स हैं, इनको फर्दर डिवाइड किया गया, सब डिवाइड किया गया। A वार्मेस्ट रीजन्स, B कूल रीजन्स और C कूलेस्ट रीजन्स। देखो, थोड़ा सा देखो, आपको समझ में आएगा। अगर D में हम बात करें, ये बिल्कुल नदर्न बाउंड्री की, ये बिल्कुल नदर्न बाउंड्री की इमेज में, ये जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है, इसको देखो, ये बिल्कुल नदर्न बाउंड्री की बात करें। और D में एकदम ये जो सदर्न बाउंड्री है, इसकी बात करें, तो इन दोनों बाउंड्रीज पर टेम्परेचर अलग होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, डी की ये जो सदर्न बाउंड्री है, ये इक्वेटर के पास में है, तो यहां पे कंपैरेटिवली वार्म टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और डी की ये जो नदर्न बाउंड्री है, ये पोल्स के पास में है, तो यहां पे कंपैरेटिवली कूल टेम्परेचर देखने को मिलेगा, कूल एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो एवरेज टेम्परेचर है, इसके बेसिस पे भी सी एंड डी टाइप ऑफ क्लाइमेट को कोपन ने फर्दर सब डिवाइड किया और बताया कि इसमें भी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, उसको दिखाया गया ए से। फिर कुछ जो हैं वो कूल रीजन्स होते हैं, जिनको दिखाया गया बी से। और कुछ जो हैं वो कूलेस्ट रीजन्स होते हैं, जिनको दिखाया गया सी से। और इसके भी कई सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे सी ए की बात करें, तो सी ए जो है वो बेसिकली ट्रॉपिक की साइड में दिखाई देगा। बेसिकली ये जो सदर्न बाउंड्री है, यहां पे दिखाई देगा। सी ए की बात कर लें या डी ए की बात कर लें, सी ए की बाउंड्री ये हो जाएगी और डी ए की बाउंड्री ये हो जाएगी। अगर बात करें सी सी की या डी सी की, तो सी सी और डी सी ये जो बाउंड्रीज हैं, ये पोल्स की तरफ दिखाई देंगी। इमेज में देखो, देखो सी टाइप का क्लाइमेट, और ये जो बाउंड्री है, ये सी सी वाली बाउंड्री है। मतलब सी क्लाइमेट का कूलेस्ट रीजन जो है वो इस बाउंड्री पे देखने को मिलेगा। और डी की अगर बात करें, तो ये जो बाउंड्री है, डी टाइप के क्लाइमेट का जो कूलेस्ट रीजन है वो इस बाउंड्री पे देखने को मिलेगा। तो ये जो सी सी और डी सी है, ये पोलवर्ड्स दिखाई देती है। देखो, हॉच-पॉच बहुत ज्यादा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बिकॉज अपने पास ऐसा तो है नहीं कि लाइव पढ़ रहे हैं अपन, वहां पे एक चीज दिखाई दे रही है। अब ये आपको इतना तो मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इस डायग्राम को थोड़ा ढंग से समझना। अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया और थोड़ा इत्मीनान से देखोगे, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट होगा तो मेरे से एंड टू एंड पूछ लेना, मैं बता दूंगा अगर कोई जेन्युइन डाउट होगा तो। अच्छा, ये तो क्लासिफिकेशन की आई, ये सब कहानी चल रही थी टेम्परेचर और रेनफॉल के बेसिस पे। लेकिन ओरिजिनली कोपन ने 5 टाइप के क्लाइमेट्स की बात की थी। 4 के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ए सी डी ई के बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन ये जो लास्ट वाला है, हाई मॉइस्चर स्ट्रेस एरियाज, जिनको सिंबलाइज किया गया था बी टाइप से, तो ये जो बी टाइप का क्लाइमेट है, इसको भी कोपन ने स्टडी किया। और ये जो बी टाइप के क्लाइमेट्स हैं, ये जो बी टाइप के क्लाइमेट है, इस बी टाइप के क्लाइमेट को फर्दर कोपन ने डिवाइड किया और बोला कि देखो, एक चीज तो पहले आप ये समझो कि जो बी टाइप का क्लाइमेट है, ये बात करता है हाई मॉइस्चर स्ट्रेस वाले एरियाज की। अब इसमें टेम्परेचर की कोई बात नहीं है। पूरे अर्थ के ऊपर
जहां भी हाई मॉइस्चर स्ट्रेस वाले एरियाज दिखेंगे वहां पे ये जो बी टाइप का क्लाइमेट है इसकी स्टडी की जाएगी। और वो जो हाई मॉइस्चर स्ट्रेस वाले एरियाज हैं वो कहीं पे भी दिख सकते हैं। तो कोपन ने उसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद इसको और सब डिवाइड किया और बताया कि देखो हाई मॉइस्चर स्ट्रेस वाले एरियाज जो हैं वो एक तो डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं, डेजर्ट्स में मॉइस्चर का स्ट्रेस होता है। और दूसरा ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड्स में भी मॉइस्चर का स्ट्रेस देखने को मिलता है। लेकिन डेजर्ट्स में बहुत ज्यादा बहुत सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस देखने को मिलता है और ग्रासलैंड्स में उतना सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली ग्रासलैंड्स जो हैं वो सेमी एरिड होते हैं। तो क्लासिफिकेशन सही कर रहे हैं कोपन कि भाई मॉइस्चर स्ट्रेस एरियाज इन जनरल टर्म है, लेकिन डेजर्ट्स में अगर जाओगे तो वहां पे सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस देखने को मिलेगा और ग्रासलैंड्स में अगर जाओगे तो वहां पे उतना सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं ये सेमी एरिड रीजन्स होते हैं। ये जो डेजर्ट्स हैं इनको कोपन ने दिखाया BW से। किससे दिखाया? BW से। और ये जो ग्रासलैंड्स हैं इनको कोपन ने दिखाया BS से। किससे दिखाया? BS से दिखाया। देखो ये जो डिनोमिनेशन है इस डिनोमिनेशन को याद रखना, बिकॉज आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरी बातचीत इस डिनोमिनेशन के बेसिस पे ही की गई है। होपफुली आपको ये जो कोपन का क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और यही सब कुछ मोटा मोटा टेक्स्ट में लिखा हुआ है। टेक्स्ट को देख लेते हैं। अच्छा, हम टेक्स्ट को पढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको देखते हैं। एक तो हमें पता है कि जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। ये जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है ये एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन है। किसने डेवलप किया? कोपन ने इसको डेवलप किया है। कोपन ने बेसिकली वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइमेट के बीच में एक बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया और उस क्लोज रिलेशनशिप के बेसिस पे कोपन ने स्टडीज को कंडक्ट किया, ऑब्जर्वेशंस किए, डेटा को कलेक्ट किया और डेटा जो कलेक्ट किया वो किया टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का। अभी अभी इसके बारे में हमने बात की है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन है और ये जो क्लाइमेट है इसके बीच में कोपन ने किस तरीके से क्लोज रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया। कोपन ने टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के डेटा को लिया और उसको स्टडी किया अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन और फिर इस स्टडी के बेसिस पे कोपन ने क्लाइमेट्स को क्लासिफाई किया। ये बेसिकली एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन है जो कि बेस्ड है ऑन मीन एनुअल एंड मीन मंथली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन डेटा। और कोपन ने ये जो क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं, टाइप्स हैं, इनको डेजिग्नेट करने के लिए कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को यूज किया। अभी अभी हमने देखे हैं। सबसे पहली बार ये जो कोपन्स स्कीम है इसको प्रेजेंट किया गया था 1918 में, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको मॉडिफाई भी किया गया है, जरूरत के हिसाब से इसमें चेंजेस भी किए गए हैं। कोपन ने बात की थी 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स के बारे में। 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स के बारे में कोपन ने बात की थी, कोपन ने आइडेंटिफाई किए थे। 4 जो हैं वो टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड हैं और एक जो है वो प्रेसिपिटेशन के ऊपर बेस्ड है। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये टेबल में दिया हुआ है। अभी हमने इसके बारे में बात की है। ए बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज, या फिर ये कहें कि हॉट एंड वेट एरियाज। और ये जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं यहां पे जो कोल्डेस्ट मंथ होता है उसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होता है। अभी हमने बात की, हमने उल्टा बोला था। हमने क्या बोला था कि जो कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है वो कभी भी नॉट लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस होता है। 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता ही नहीं है। सेम बात यहीं पे लिखी हुई है। फिर बी टाइप का क्लाइमेट। बी टाइप का क्लाइमेट मतलब ड्राई क्लाइमेट्स, या फिर ये कहें कि हाई मॉइस्चर स्ट्रेस एरियाज। ऐसे एरियाज जहां पे पोटेंशियल एवेपोरेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन से ज्यादा होता है, और अगर ऐसा होगा तो हाई मॉइस्चर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। फिर कोपन ने बात की सी टाइप के क्लाइमेट के बारे में,
और सी टाइप का क्लाइमेट मतलब वार्म टेम्परेचर या फिर वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज। और ये जो वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज होते हैं, यहाँ पे जो कोल्डेस्ट मंथ होता है उसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो -3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है और 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। बेहद सिंपल और इजी बातचीत है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर इसके बाद डी टाइप ऑफ क्लाइमेट। डी टाइप ऑफ क्लाइमेट बेसिकली कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, या फिर ये कहें ये जो डी टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पे कूल एंड ह्यूमिड एरियाज देखने को मिलते हैं। और ये जो डी टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसमें जो कोल्डेस्ट मंथ होता है उसका एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो -3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। बेहद सिंपल, यही सब कुछ हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। और फिर ई टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये जो ई टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये बेसिकली कोल्ड क्लाइमेट्स होते हैं, वेरी वेरी कोल्ड एरियाज होते हैं इसमें। और इसमें जो एवरेज टेम्परेचर होता है सभी महीनों का वो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसमें जो ब्रॉड सब डिवीजन किया था कूपन ने वो भी हमने देखा था, और वो क्या था, वो था ईटी और ईएफ। होपफुली आपको याद होगा। बेहद सिंपल, यही सब कुछ अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। बेसिकली कोपन ने 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स के बारे में बातचीत की। इनमें से पहले 4 जो हमने पहले 4 लिखे थे मतलब ए सी डी और ई वो टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है, और जो बी है वो प्रेसिपिटेशन के ऊपर बेस्ड है। इजी सी बातचीत है। कोपन ने ये जो क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं इनको फर्दर सब डिवाइड किया, और अब ये जो सब डिवीजन है इसको कोपन ने डेजिग्नेट किया स्मॉल लेटर्स के साथ में। और ये जो सब डिवीजन है ये प्राइमरीली बेस्ड था ऑन द सीजनल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, लेकिन इसमें कुछ टेम्परेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिया गया जो कि हमने देखा था सी और डी टाइप के क्लाइमेट के केस में। अब देखो ये जो सब डिवीजन है इसको स्मॉल लेटर्स के साथ में दिखाया गया, जैसे एफ एम डब्ल्यू एस। एफ बात करता है ऐसे एरियाज की जहां पे ड्राई सीजन देखने को मिलता ही नहीं है, या फिर ये कहें कि ऐसे एरियाज जहां पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है। एम बात करता है मॉनसून क्लाइमेट वाले एरियाज की। डब्ल्यू बात करता है विंटर ड्राई सीजन वाले एरियाज की। एस बात करता है समर ड्राई सीजन वाले एरियाज की। ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ए बी सी डी ये बताते हैं अबाउट द डिग्री ऑफ सिवियरिटी ऑफ टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर से डायरेक्टली जो है रेनफॉल लिंक्ड होती है, तो जो डिग्री ऑफ सिवियरिटी ऑफ टेम्परेचर है उसको एक तरीके से इंडिकेट करते हैं ए बी सी एंड डी। बी जो कि ड्राई क्लाइमेट होता है, ये जो ड्राई क्लाइमेट है इसको फर्दर सब डिवाइड किया कोपन ने, और इसको सब डिवाइड करके एक बात की एस के बारे में जो कि सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, स्टेपी वाले रीजन्स होते हैं या ग्रासलैंड्स वाले रीजन होते हैं। और दूसरा बात की डब्लू वाले रीजन्स की, डब्लू से दिखाए गए जो कि डेजर्ट रीजन्स होते हैं। इस सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। और फिर ये जो टाइप्स हैं इनके थ्रू बहुत सारे क्लाइमेट के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये जो कॉम्बिनेशंस की लिस्ट है वो दे रखी है। जैसे ए की अगर बात करें तो मेजर ग्रुप कौन सा है, ए। मेजर ग्रुप ए है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। इसमें ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट देखने को मिल सकता है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिल सकता है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को मिल सकता है। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट किससे दिखाया जाएगा, एएफ से। ट्रॉपिकल मॉनसून किससे दिखाया जाएगा, एएम से। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई किससे दिखाया जाएगा, एडब्ल्यू से। ये जो ट्रॉपिकल वेट है इसमें बेसिकली कोई भी ड्राई सीजन देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगी। ट्रॉपिकल मॉनसून में मॉनसूनल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, शॉर्ट ड्राई सीजन देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई एडब्ल्यू में विंटर ड्राई सीजन देखने को मिलेगा। फिर दूसरा मेजर क्लाइमेट का ग्रुप है बी, ड्राई क्लाइमेट। ये जो ड्राई क्लाइमेट है ये बेसिकली रेनफॉल के बेसिस पे स्टडी किया गया था, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर है सी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स। अब ये जो सी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स हैं इसमें एक तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा, दूसरा मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को मिलेगा, और तीसरा मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इसको सी एफ ए से दिखाया जाएगा, मेडिटेरियन क्लाइमेट को सी एस से दिखाया जाएगा, मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट को सी एफ बी से दिखाया जाएगा। ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये बेसिकली कोई भी ड्राई सीजन इसमें देखने को नहीं मिलेगा और वार्म समर देखने को मिलेगी। मेडिटेरियन क्लाइमेट में ड्राई हॉट समर देखने को मिलेगी और विंटर्स में बारिश देखने को मिलेगी।
ये जो मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है इसमें भी कोई ड्राई सीजन देखने को नहीं मिलेगा और वार्म एंड कूल समर देखने को मिलेंगी। फिर डी की अगर बात करें तो कोल्ड स्नो वाले फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, इसमें एक तो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलेगा और दूसरा सब आर्टिक क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ये जो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है इसको दिखाया जाता है डीएफ से और जो सब आर्कटिक क्लाइमेट है इसको दिखाया जाता है डीडब्ल्यू से। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल का मतलब कोई ड्राई सीजन देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ सीवियर विंटर देखने को मिलेंगी। सब आर्कटिक का मतलब विंटर ड्राई देखने को मिलेंगी और बहुत ही सीवियर विंटर्स देखने को मिलेंगी। फिर ई कोल्ड क्लाइमेट्स, कोल्ड क्लाइमेट्स में एक टुंड्रा हो सकता है और दूसरा पोलर आइस कैप्स। टुंड्रा को दिखाया जाता है ईटी से और पोलर आइस कैप को दिखाया जाता है ईएफ से। ये जो टुंड्रा है इसमें समर्स होती ही नहीं है ट्रू सेंस में और ये जो पोलर आइस कैप वाला रीजन है ये बेसिकली परमाफ्रॉस्ट होता है, इसमें पेरिनियल आइस देखने को मिलती है। मोटा मोटा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। इसको रटने की बजाय अगर आप यहां से ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है इसको समझो, इसको भर अगर आप समझ लो तो फिर कॉम्बिनेशंस तो आप बना सकते हो। ये समझने की जरूरत है और इसीलिए इस पर इतनी मेहनत की गई है। अच्छा, एक बी टाइप का क्लाइमेट और रह गया है और बी टाइप के ड्राई क्लाइमेट की अगर बात करें तो सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट देखने को मिल सकता है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट देखने को मिल सकता है, मिड लैटिट्यूड स्टेपी क्लाइमेट देखने को मिल सकता है और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट देखने को मिल सकता है। ये जो सब ट्रॉपिकल स्टेपीज हैं इनको दिखाया जाता है BSH से, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट को दिखाया जाता है BWS से, मिड लैटिट्यूड स्टेपी को दिखाया जाता है BSK से और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट को दिखाया जाता है BWK से। ये जो सब ट्रॉपिकल स्टेपी है इसमें क्या हो रहा है, लो लैटिट्यूड्स में जो सेमी ड्राई और ड्राई रीजन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ये जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है इसमें लो लैटिट्यूड्स पे जो एरिड और ड्राई रीजन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ये जो मिड लैटिट्यूड स्टेपी है इसमें मिड लैटिट्यूड्स में जो सेमी ड्राई और ड्राई रीजन्स हैं वो देखने को मिलते हैं और ये जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है इसमें जो मिड लैटिट्यूड्स पे एरिड और ड्राई रीजन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत ही टीडियस है, लेकिन टीडियस नहीं है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये दो चीजें समझ ली कि 5 टाइप के जो मेजर क्लाइमेट्स हैं वो कौन से आइडेंटिफाई किए कोपन ने और उनकी जो टेम्परेचर की लिमिट्स हैं वो क्या क्या बताई, और दूसरा अगर आपने ये जो ACDE टाइप के क्लाइमेट है इनके सब डिवीजन को समझ लिया, F क्या है, S क्या है, W क्या है, D क्या है, M क्या है, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसको एकदम फ्रेश पेपर पे ढंग से इमेज बनाओ, ढंग से लिखो टेम्परेचर की लिमिट्स को और ढंग से देखो, एक दो बार रिवाइज करो, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, फिर इसके बाद बात की गई है वेरियस ग्रुप्स के बारे में। ये जो ग्रुप्स हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बातचीत की गई है। ग्रुप ए के बारे में पढ़ लें क्या? लगभग कितना हो गया, आधे घंटे का लेक्चर हुआ होगा। चलो ग्रुप ए के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ग्रुप ए बेसिकली ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स। अब देखो ग्रुप ए वाला जो क्लाइमेट है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, अभी अभी हमने इमेज में देखा था। ये देखो ये रहा अपना ग्रुप ए। ये जो ग्रुप ए है ये लगभग दोनों साइड में यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा। मतलब ये जो ग्रुप ए वाला क्लाइमेट है, ये जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, ये देखने को मिलता है बिटवीन दी ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देखने को मिलता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ये जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ये हॉट होता है, ये ह्यूमिड होता है। यहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, या फिर ये कहें कि जो एनुअल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, वेरिएशन तो ना के बराबर देखने को मिलता है। और जो एनुअल रेनफॉल होती है वो बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स कहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रॉपिक्स के बीच में देखने को मिलता है, बिटवीन द ट्रॉपिक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है और यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ये जो ट्रॉपिकल ग्रुप है इसको 3 टाइप्स के क्लाइमेट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 टाइप के क्लाइमेट में डिवाइड किया जाता है, एक AF ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, दूसरा AM ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट और तीसरा AW ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। इन तीनों के बारे में भी एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात की गई है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट के बारे में। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट दिखाया जाता है AF से। ये जो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है ये एकदम
इक्वेटर के पास में दिखाई देता है। नियर द इक्वेटर जो है ये जो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, ये ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट दिखाई देता है। ये जो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्मली हाई देखने को मिलता है। भाई इक्वेटर के एकदम पास में तो टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, जो एनुअल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है, वो ना के बराबर देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है किसी भी दिन, वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। ये जो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और लंबी चौड़ी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये जो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, इसके रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, अगर आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग है तो आप खुद से लिख सकते हो। साउथ अमेरिका में जो अमेजोन बेसिन है, वहां पे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। जो वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका है, वहां पे भी ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। और इसके अलावा ईस्ट इंडीज के जो आइलैंड्स हैं, वहां पे भी ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अगला है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, AM। और ये जो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, ये कहाँ देखने को मिलता है? पूरी की पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर देखने को मिलता है, हमारी कंट्री के ऊपर देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहां पे देखने को मिलता है। ये जो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, इसमें समर्स के दौरान हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है और विंटर्स जो हैं वो यूजुअली ड्राई होती हैं। ये जो मॉनसून क्लाइमेट है, इसके बारे में इन डिटेल हम 11th क्लास की दूसरी किताब में पढ़ेंगे, जब हम इंडिया के बारे में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। और फिर तीसरा है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। और ये जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है, इसको दिखाया जाता है AW से। किससे दिखाया जाता है? AW से दिखाया जाता है। और ये जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है, ये कहां देखने को मिलता है? ये जहां पे AF क्लाइमेट खत्म होता है, जहां पे AF क्लाइमेट खत्म होता है, उसके नदन साइड में। अगर नदन हेमिस्फीयर की बात करें तो मान लेते हैं कि ये है इक्वेटर, और यहां पे मान लेते हैं कि AF क्लाइमेट खत्म हो रहा है। तो इसके ऊपर नदन साइड में कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और इसके सदर्न साइड में भी कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। बेहद सिंपल। अगर नीचे देखेंगे दूसरे साइड में, तो सदर्न साइड में भी ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है, ये बॉर्डर करता है विद द ड्राई क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड CF और CW ऑन द ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट पे CF और CW के साथ में। अब देखो CF और CW क्या है? CF और CW मतलब C कौन सा एरिया है? वेट एंड ह्यूमिड। और F कौन सा है? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो CF और CW वाला जो क्लाइमेट है ईस्टर्न पार्ट पे, उसके साथ में, और कॉन्टिनेंट्स का जो वेस्टर्न पार्ट है उसका जो ड्राई क्लाइमेट होता है। अब देखो, ये समझो बात को, हमने पिछले सेशन में पढ़ा है। होता क्या है, मान लेते हैं ये कोई कॉन्टिनेंट है, और ट्रॉपिक्स में यूजुअली क्या होता है? ईस्टर्लीज फ्लो कर रही होती हैं। ये जो ईस्टर्लीज हैं, ये ईस्टर्न पार्ट पे तो खूब सारी बारिश करती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वेस्ट की साइड में जाते जाते हैं, ये जो रेनफॉल है ये डिक्रीज होती जाती है। तो जो वेस्टर्न पार्ट पे ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है वहां पे, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ CF एंड CW उसके साथ में बॉर्डर करता है ये ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ये जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है, ये कहां पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है अमेजोन फॉरेस्ट इन ब्राजील। ब्राजील में जो अमेजोन फॉरेस्ट हैं, उनके नॉर्थ और साउथ में देखने को मिलता है। अमेजोन फॉरेस्ट इन ब्राजील के अलावा बोलिविया और पराग्वे इन साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। सूडान में और सेंट्रल अफ्रीका के साउथ में भी ये जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है, ये देखने को मिलता है। ये जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, इसमें जो एनुअल रेनफॉल होती है वो AF और AM के कंपैरिजन में बेहद कम होती है। जो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में और ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में रेनफॉल होती है, जितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखने को मिलती है, उसके कंपैरिजन में बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलती है इस ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में। और ये जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है, इसमें जो वेट सीजन होता है वो शॉर्ट होता है, और जो ड्राई सीजन होता है वो लॉन्ग होता है। टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट हाई रहता है, और जो ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इस AW, इस ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में। ये जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है, इसमें
डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और इसमें ट्री श्रेडेड ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो आगे की चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं जाते जाते भी यही बोलूंगा कि ये सारी चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको समझना क्या है, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझने हैं, ये क्लासिफिकेशन समझना है। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया तो कॉम्बिनेशंस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। और फिर अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि भाई हॉट एंड वेट एरियाज में क्या होता है या वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में क्या होता है, तो आप अपने आप से किसी भी क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बहुत सिंपल सी बात है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ये जो क्लासिफिकेशन है, जैसे ये एक एक चीज के बारे में लिखा हुआ है, अगर इसको रटने के लिए जाओगे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और ये सारी चीजें याद भी नहीं होंगी। आपको क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन समझना है और वो जो क्लाइमेट है उसके कैरेक्टरिस्टिक समझने हैं, टेम्परेचर के लिमिटेशन समझने हैं। अगर आपको उतना समझ में आ गया तो बाकी ये जितना भी लिखा हुआ है आगे, इसको आप खुद से लिख सकते हो। आगे की चीजें हम पढ़ेंगे, ड्राई क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज की बातचीत हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।